हे एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ एंड यूपीएससी। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। नाउ ये चीज़ आपको पता होगी कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और इसके साथ साथ अपनी पोजीशन पर भी रोटेट करती है। अर्थ रिवॉल्व करती है एक इमेजिनरी पाथ पर जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। और जहाँ तक रोटेशन की बात है तो अर्थ रोटेट करती है एक इमेजिनरी एक्सिस पर। ये इमेजिनरी एक्सिस क्या है? ये एक्सिस बेसिकली एक लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। देखो, अगर हम एक नीडल लेते हैं या फिर एक रॉड जो कि बहुत बड़ी है, इनफैक्ट अर्थ से भी ज़्यादा बड़ी है, और उसको हम सीधा सीधा नॉर्थ पोल में इंसर्ट कर देते हैं और उसको हम डालते जाते हैं, तो वो जो रॉड है वो साउथ पोल से बाहर निकलेगी। ये साउथ पोल से क्यों बाहर निकलेगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल एग्जैक्टली ऑपोजिट लोकेटेड है। सो अगर हम अर्थ के एक एंड पर एक रॉड इंसर्ट करेंगे तो वो दूसरे एंड से बाहर निकलेगी। सो अब जो ये रॉड है ये नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करेगी क्योंकि इसका एक एंड नॉर्थ पोल पर लोकेटेड है और दूसरा साउथ पोल पर। सो ये जो इमेजिनरी रॉड या लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं अर्थ का एक्सेस। और अर्थ इस एक्सेस के अराउंड रोटेट या स्पिन करती है। आपने अपने चाइल्डहुड में लट्टू से खेला होगा, ये उसके या फिर उसके बारे में आपने सुना होगा। लट्टू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत तेज़ी से स्पिन करता है। अर्थ भी एक लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, स्पिन करती है। और अर्थ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है? अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। जो पॉइंट अर्थ की वेस्ट साइड पर लोकेटेड है वो अर्थ की रोटेशन के साथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। सो अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब ग्लोब तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा। ग्लोब एक मिनिएचर या छोटा मॉडल होता है अर्थ का। ग्लोब में सभी कंट्रीज, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एक्सेट्रा करेक्ट साइज में डिस्प्लेड होते हैं। जैसे कि ओशंस अर्थ का 2/3 एरिया कवर करते हैं, तो ग्लोब में भी ओशंस 2/3 एरिया कवर करेंगे। ऐसे ही रशिया वर्ल्ड के लैंड मास का अगर 11% एरिया कवर करता है तो ग्लोब में भी जो लैंड मास है उसका 11% एरिया कवर करेगा। यानी कि ग्लोब में जितने भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एक्सेट्रा हैं, ये सब सेम प्रोपोर्शन में दिखाए गए हैं व्हेन कंपेयर टू एक्चुअल साइज। और इनफैक्ट ग्लोब भी अगर आप नोटिस करोगे तो अर्थ के जैसे ही स्पिन करता है एक एक्सिस पर जो ग्लोब में नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाता है। अब अर्थ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं और हर कंट्री में बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे कि यूएसए में न्यूयॉर्क, फ्रांस में पेरिस और इंडिया में दिल्ली। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सब सिटीज़ हैं इन सबको अर्थ या फिर ग्लोब पर कैसे लोकेट करें। जैसे कि अगर हमें पेरिस की लोकेशन पता करनी है कि पेरिस अर्थ के सरफेस पर कहाँ पर लोकेटेड है, तो फिर हम ये तो नहीं बोल सकते कि दिल्ली से थोड़ा नॉर्थ जाके फिर वेस्ट डायरेक्शन में जाओ तो पेरिस आ जाएगा। हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए पेरिस की। इसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म चाहिए जिससे हम अर्थ की किसी भी पॉइंट को, अर्थ पे किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सके। जो सिस्टम ऐसे प्रिसाइज लोकेशंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत क्यों है, ये सब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। और इस एग्जाम्पल में मैं आपको अर्थ के ऊपर पेरिस को लोकेट करके बताऊँगा। इस सिस्टम के अंदर हमें अर्थ पे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए अर्थ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस के थ्रू डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कैसे होगा? इसके लिए हम अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। सो इक्वेटर जो लाइन है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट इक्वेटर के ऊपर और दूसरा इक्वेटर के नीचे। जो पार्ट इक्वेटर के ऊपर है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो पार्ट इक्वेटर के नीचे है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सो इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स एंड बोथ ऑफ दीज हेमिस्फीयर्स आर ऑफ इक्वल साइज। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ये इक्वेटर नाम की हमने सीधी लाइन बनाई तो है अर्थ के बीचों बीच, लेकिन ये जो इक्वेटर है ये कोई पॉइंट ए से बी तक जाने वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये बेसिकली एक सर्कल है। क्योंकि जो अर्थ की शेप है वो ऑलमोस्ट एक स्फीयर की तरह है, एक बॉल की तरह आप समझ लो।
अगर आप एक बॉल उठाते हो और उस पर पेन से एक सीधी लाइन खींचते हो तो ये लाइन एक सर्कल फॉर्म करेगी। तो बस वैसे ही ये इक्वेटर जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ये बेसिकली एक सर्कल है। अब इक्वेटर बनाने के बाद हम ये तो बता सकते हैं कि अर्थ पर कोई पॉइंट या लोकेशन या सपोज कोई सिटी जैसे कि पेरिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन क्या इतना काफ़ी है हमारे लिए? क्योंकि जैसे कि पेरिस सिटी है वो हम देखते हैं कि इक्वेटर के ऊपर आती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो आधी अर्थ आती है। पेरिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहाँ कहाँ पर आती है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें पेरिस की चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसी दो और इमेजिनरी लाइंस या सर्कल्स बनाते हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल है। और हम ये सर्कल्स ऐसे बनाते हैं कि एक सर्कल पेरिस के ऊपर है और दूसरा पेरिस के नीचे। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि पेरिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है और इन दोनों सर्कल्स के बीच में लोकेटेड है। लेकिन क्या इतना इनफ है? शायद नहीं, क्योंकि इन दोनों सर्कल्स के बीच में तो बहुत सारी लोकेशंस या सिटीज़ और कंट्रीज आएंगे, तो हमारे लिए पेरिस को एक्यूरेटली लोकेट करना पॉसिबल नहीं होगा। अब हम एक सर्कल बनाते हैं इन सभी सर्कल से पैरेलल जो पेरिस से गुजरता है। अब हम ये कह सकते हैं कि पेरिस इस सर्कल पर लोकेटेड है। लेकिन क्या ये भी इनफ है? शायद नहीं, क्योंकि ये सर्कल पेरिस के साथ साथ बाकी और बहुत सारी सिटीज़ या कंट्रीज और कॉन्टिनेंट से भी पास होगा। सो व्हाट डू वी डू नाउ? अब तो हमने एक सर्कल भी बना दिया जो बिल्कुल उस सिटी से पास हो रहा है, फिर भी इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू लोकेट दैट सिटी एक्यूरेटली। ये प्रॉब्लम इस तरह से है जैसे कि आप मूवी देखने के लिए 2 टिकट्स बुक कर रहे हो। अब सीट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि मूवी थिएटर में टोटल 100 सीट्स हैं, लेकिन उनको हमने 10 रोज में विद 10 सीट्स पर रो ऐसे करके हमने उनको डिवाइड कर दिया और रोज के नाम दे दिया हमने ABCD से लेके J तक 10 रोज। ठीक है। अब आप फर्स्ट रो यानी कि रो ए में अपनी 2 सीट्स बुक करना चाहते हो। अब रो ए में तो 10 सीट्स है, राइट? तो इनमें से कौन सी 2 सीट्स बुक करें, इसके लिए आपको हर सीट का एक यूनिक सीट नंबर चाहिए होगा, तभी आप सीट्स को एक्यूरेटली लोकेट कर पाओगे और बुक कर पाओगे, है ना? तो बस सीट्स को 10 रोज में बांट देना इज नॉट इनफ। हर रो में जितनी भी सीट्स हैं उनकी हर सीट का हमें एक यूनिक लोकेशन चाहिए, यूनिक नंबर चाहिए। तो अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम सीट्स को सिर्फ रोज में ही नहीं बल्कि कॉलम्स में भी डिवाइड करेंगे। क्योंकि हर रो में 10 सीट्स हैं, इसलिए हम 10 कॉलम्स क्रिएट करेंगे फ्रॉम 1 to 10। पहले कॉलम में हर रो की पहली सीट आएगी, दूसरे कॉलम में हर रो की सेकंड सीट आएगी, और ऐसे ही 10th कॉलम में हर रो की 10th सीट आएगी। अब हम रोज और कॉलम्स के सिस्टम से किसी भी रो की किसी भी सीट को एक नेम दे सकते हैं, नाम कर सकते हैं उसका। जैसे कि फर्स्ट रो की 10th सीट होगी A10 और रो नंबर 4 की 5th सीट होगी D5। इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, जहां आप एक स्पेस को हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर रोज में डिवाइड करते हो और वर्टिकल लाइंस या फिर कॉलम्स में, जिससे उस स्पेस में हर पॉइंट की अपनी एक यूनिक लोकेशन हो और किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में इशू ना हो। ऐसे ही अर्थ को भी हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के अलावा वर्टिकल लाइंस के थ्रू भी डिवाइड करेंगे। ये वर्टिकल लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होंगी, यानी कि इन लाइंस का एक एंड नॉर्थ पोल पर होगा और दूसरा साउथ पोल पर। अब अर्थ ऑलमोस्ट एक स्फीयर है, इसलिए अगर हम एक लाइन बनाते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करेगी, यानी कि एक स्फीयर या बॉल के 2 ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, तो ये जो शेप होगी लाइन की वो होगी सेमी सर्कल। देयरफॉर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो तो सर्कल्स हैं, वो फुल सर्कल्स हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सेमी सर्कल्स हैं, हाफ सर्कल्स हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स या फिर सिर्फ लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस या सेमी सर्कल्स हैं इनको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या फिर सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स। अब मैंने आपको वो सर्कल या लैटिट्यूड बताया जो पेरिस से पास हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पेरिस को लोकेट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे कंट्रीज, सिटीज या कॉन्टिनेंट्स उसी लैटिट्यूड पर आ सकते हैं। इसलिए अब उस लैटिट्यूड पर पेरिस को लोकेट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स
या वर्टिकल सेमी सर्कल्स का यूज़ करेंगे। हम बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स बनाएंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, और जो भी लॉन्गिट्यूड्स पेरिस के थ्रू गुजरता है, से सपोज लॉन्गिट्यूड वाई, और साथ में ये वाला लैटिट्यूड जो पेरिस से पास होता है से लैटिट्यूड एक्स, ये दोनों मिलकर बनाएंगे पेरिस की लोकेशन, जो कि होगी एक्स कॉमा वाई। ऐसे ही हम अर्थ पर दिल्ली की लोकेशन भी निकालेंगे। इसके लिए हमें दिल्ली से पास होता लैटिट्यूड पता करना है। से सपोज लैटिट्यूड का नाम है एल। इतना काफ़ी नहीं होगा क्योंकि एल लैटिट्यूड पर काफ़ी सारी लोकेशंस होंगी। सो फॉर दैट हम दिल्ली से पास होता हुआ लॉन्गिट्यूड भी निकालेंगे, जो कि है से सपोज एम। सो दिल्ली की लोकेशन होगी एल कॉमा एम, ठीक है। अब हमने ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का सिस्टम तो बना दिया अर्थ पर किसी भी लोकेशन को फिगर आउट करने के लिए, लेकिन हमें इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को नेम्स देने पड़ेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर डिसाइड करना पड़ेगा। मूवी थिएटर के केस में तो सिंपल था, रोज को हमने ABCD कर दिया और कॉलम्स को 1 2 3 4 करके कर दिया। लेकिन अर्थ के केस में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए मुश्किल है क्योंकि मूवी थिएटर में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स तो फिक्स्ड है, लेकिन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का नंबर फिक्स नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे हमें अर्थ पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन मिल सके थ्रू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक लैटिट्यूड आपके घर के पास से होकर गुजर रहा है और दूसरा लैटिट्यूड आपके घर से 100 किलोमीटर दूर से। तो जो बीच में जितना एरिया है वहाँ की अगर हमें लोकेशन पता करनी है तो वो फिर हम कैसे पता कर सकते हैं, राइट? इसलिए जो ये इमेजिनरी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इनफाइनाइट नंबर है। अब ये इनफाइनाइट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को हम नाम कैसे दें? पहले हम इसमें लैटिट्यूड्स को लेते हैं। लैटिट्यूड्स को नाम देने के लिए हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, एक मेन लैटिट्यूड चाहिए जहाँ से फिर बाकी लैटिट्यूड्स को नाम दे सके उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ये जो मेन लैटिट्यूड है ये है इक्वेटर, और जो इसको नाम दिया गया है या फिर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 डिग्रीज। अब बाकी सभी लैटिट्यूड्स इस 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर की रेफरेंस में हम कंसीडर करेंगे, और उन सब लैटिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स भी इस 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर के रिलेशन में हम निकालेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर लैटिट्यूड के, वही उसका नाम भी होता है, जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 5 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड एक्सेट्रा। लेकिन हम ये कोऑर्डिनेट्स निकाले कैसे? इसके लिए हमें पहले अर्थ का एक्सेस कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल की जो लाइन है उसको कनेक्ट कर रहा है। इसी एक्सेस पर अर्थ भी रोटेट करती है। इस एक्सेस को कंसिडर करने के बाद हमें इक्वेटर को कंसिडर करना है। इक्वेटर अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड एक सर्कल, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ और साउथ। अब जो अर्थ का एक्सेस है और इक्वेटर है, ये दोनों मिलते हैं एक पॉइंट पर, जिसको लेट सपोज हम बोलते हैं पॉइंट O। और ये दोनों एक्सिस और इक्वेटर मिलते हैं 90 डिग्रीज के एंगल पर, क्योंकि एक्सिस एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है और इक्वेटर एकदम एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर हमें कोई लैटिट्यूड जो कि इक्वेटर पर लोकेटेड है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट O टू दैट लैटिट्यूड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड की जो लाइन है और ये जो नई वाली लाइन है, इनके बीच जितना एंगल है दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लैटिट्यूड। जैसे कि ये लैटिट्यूड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अगर हम पॉइंट O से ज्वाइन कर दें तो पॉइंट O और तो इस लाइन और इक्वेटर की लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा एट पॉइंट O वो होगा 45 डिग्रीज। सो दिस लैटिट्यूड इज 45 डिग्रीज लैटिट्यूड। इन अदर वर्ड्स, हम इक्वेटर से एक लैटिट्यूड का डिस्टेंस निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, और जो भी डिस्टेंस बनता है वही उस लैटिट्यूड का कोऑर्डिनेट होगा। इन दिस केस डिस्टेंस ऑफ दिस लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर इज 45 डिग्रीज। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। ऐसे ही इक्वेटर के साउथ में अगर हम एक लैटिट्यूड लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो उसका हम एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे कि इस केस में है करीब 50 डिग्रीज, सो दिस विल बी 50 डिग्री लैटिट्यूड।
अब एक प्रॉब्लम ये है कि इक्वेटर के नॉर्थ में एक लैटिट्यूड हो सकता है जो कि 45 डिग्रीज पर लोकेटेड है, और इक्वेटर के साउथ में भी ऐसा ही एक लैटिट्यूड हो सकता है जो कि 45 डिग्रीज पर लोकेटेड है। तो अगर हम दोनों को 45 डिग्रीज लैटिट्यूड बुलाना शुरू कर दे तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि दोनों काफ़ी अलग अलग पोजीशंस पर लोकेटेड हैं, लेकिन दोनों के सेम कोऑर्डिनेट्स हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उनके कोऑर्डिनेट्स के साथ हम नॉर्थ या फिर एन जोड़ देते हैं। सो 45 डिग्री लैटिट्यूड अबव इक्वेटर विल बी 45 डिग्री नॉर्थ या फिर 45 डिग्री एन, एंड सिमिलरली 45 डिग्री लैटिट्यूड बिलो इक्वेटर इन सदर्न हेमिस्फीयर विल बी 45 डिग्री साउथ और 45 डिग्री एस। सो ऐसे करके हम लैटिट्यूड्स के नाम रखते हैं। अब सबसे आखिरी लैटिट्यूड कौन सा होगा? जो लैटिट्यूड इक्वेटर से सबसे दूर होगा वो होगा पोल्स पर, नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों पर। अब जो नॉर्थ पोल पर लैटिट्यूड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? नॉर्थ पोल से अगर हम एक लाइन लेते हैं टू पॉइंट ओ, देन दिस लाइन इज सेम एज दैट ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ का एक्सिस भी नॉर्थ से साउथ पोल तक जाता है, और ये जो लाइन है ये इक्वेटर को क्रॉस करती है 90 डिग्रीज पर। सो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड ऑन नॉर्थ पोल फ्रॉम इक्वेटर विल बी 90 डिग्रीज नॉर्थ, और ऐसे ही साउथ पोल के लैटिट्यूड का डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ये होगा 90 डिग्री, सो इट विल बी 90 डिग्री साउथ। सो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं अर्थ के सरफेस पर, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्रीज नॉर्थ तक जाते हैं या फिर 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं। लैटिट्यूड्स बेसिकली इमेजिनरी सर्कल्स हैं ऑन अर्थ सरफेस, जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। सभी लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड्स एट एनी 2 पॉइंट्स विल बी सेम। लेकिन क्या ये लैटिट्यूड या फिर ये सर्कल्स सभी सेम साइज के हैं? इसका आंसर है नहीं। हर लैटिट्यूड का साइज अलग है। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। इसकी वजह से अगर हम अर्थ के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो वो सबसे बड़ा सर्कल बनाएगी। जैसे कि आप एक बॉल के ऊपर पेन से बिल्कुल बीचों बीच एक सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल सबसे बड़ा होगा। उसके थोड़ा ऊपर एक और सर्कल बनाओगे तो उससे थोड़ा छोटा बनेगा, और उसके थोड़ा ऊपर एक और सर्कल बनाओगे तो उससे और थोड़ा छोटा बनेगा। ऐसे ही जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, यानी कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल बनाता है, और इक्वेटर से जितना दूर एक लैटिट्यूड होगा उसका सर्कल उतना ही छोटा होगा। और जो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर लैटिट्यूड्स हैं 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये इतने छोटे हैं कि ये पॉइंट्स की तरह हैं, डॉट्स की तरह हैं। सो बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर या 0 डिग्री, और स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ दोनों पोल्स पर। अब वैसे तो लैटिट्यूड्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है एक तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि है इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो कि है आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ जो कि है एंटार्क्टिक सर्कल। लेकिन ये लैटिट्यूड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि इनका मैंने स्पेशली मेंशन किया, और इनको इनफैक्ट अपने खुद के नाम भी मिले हुए हैं। इसका रीज़न है कि ये लैटिट्यूड्स अर्थ को 5 हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं। ये 5 हीट जोन्स कौन कौन से हैं? इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है टॉरेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आता है फ्रिजिड जोन। ऐसे ही इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है टॉरेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री साउथ के बीच में आता है साउथ टेम्परेट जोन, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में आता है फ्रिजिड जोन। सो टोटल 5 जोन्स में अर्थ डिवाइडेड है। टॉरेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ में फ्रिजिड जोन और साउथ में फ्रिजिड जोन। अब ये जोन्स किस बेसिस पर बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। सन हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है,
और क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अर्थ सन से ये हीट और लाइट रिसीव करती है। लेकिन क्या पूरे अर्थ के सरफेस पर हमें सिमिलर अमाउंट ऑफ हीट या लाइट रिसीव होती है? यानी कि क्या अफ्रीका का सहारा डेजर्ट उतनी ही हीट और लाइट रिसीव करता है सन से जितना कि नॉर्थ या साउथ पोल? इसका आंसर है नहीं। अर्थ के ऊपर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोकेशंस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होती है सन से। और ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं एक टॉर्च लेता हूँ और एक टेबल के ऊपर बिल्कुल सीधी पोजीशन में पॉइंट करता हूँ, तो ये टॉर्च की जो रेज है ये टेबल पर बिल्कुल सीधी सीधी पड़ेंगी और टेबल का कुछ एरिया लाइट अप करेंगी। लेकिन अगर मैं एक टॉर्च ये टॉर्च थोड़ी सी टिल्ट कर देता हूँ, तो फिर टॉर्च की रेज टेबल पर पड़ेंगी एक एंगल के साथ में, थोड़ी सी स्लाइडेड वे में, और टेबल का एक थोड़ा बड़ा एरिया को कवर करेंगी, एक बड़ा एरिया को लाइट अप करेंगी। लेकिन किस मैग्नीट्यूड पर वो एरिया लाइट अप करेंगी ये थोड़ा सा कम होगा। जो इसमें कंसेप्ट है वो ये है कि अगर रेज किसी ऑब्जेक्ट पर सीधी सीधी पड़ती हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का कम एरिया कवर करती हैं, लेकिन साथ साथ उन रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा ब्राइट होती है। वो जो एरिया जितना कवर होता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है। लेकिन अगर रेज स्लांटेड है तो उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा एरिया कवर करेंगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि वो जो ज़्यादा एरिया कवर हुआ है उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी कम होगी। सन और अर्थ के साथ भी सेम चीज़ होती है। सन से रेज अर्थ की तरफ आती हैं। अब अर्थ ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में है, इसलिए अर्थ पे जो रेज रिसीव होंगी वो सभी सीधी तरह से रिसीव नहीं होंगी। कुछ एरियाज या रीजन में ये रेज सीधी होंगी, बाकी रीजन्स में ये रेज स्लांटेड होंगी। जो टॉरेट जोन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बस इसी रीजन में अर्थ से जो रेज आ रही हैं, सन से जो रेज आ रही है अर्थ पर, ये सीधी होंगी। और जितना आप टॉरेट जोन से दूर चलते चल जाओगे उतनी ही सन की रेज स्लांटेड होती चली जाएंगी। सन रेज कुछ जगह पर सीधी आती है और कुछ जगह पर स्लांटेड, एंड दिस इज ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ बाय चांस फ्लैट होती तो सन रेज हर जगह पर सीधी आती, लेकिन क्योंकि अर्थ एक बॉल की तरह एक स्फेरिकल है तो उसका जो सरफेस है वो चेंज हो रहा है। कभी जो उसका सरफेस है वो बिल्कुल सन के एकदम सामने है, कभी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी सन रेज आ रही हैं वो कुछ एरियाज में एकदम सीधी आएंगी और कुछ एरियाज में थोड़े स्लांटेड वे में रिसीव होगी। अब एक बात नोटिस करने वाली ये है कि सन की रेज पूरे टॉरेट जोन में सारा साल सीधी नहीं होती, लेकिन टॉरेट जोन में किसी भी लोकेशन पर कम से कम एक बार एक साल में सनरेज बिल्कुल सीधी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये आप आगे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी इस चैप्टर में जिस एक्सटेंट तक कवर कराया गया है मैं उतना ही आपको समझा रहा हूँ। अब सनरेज का बिल्कुल सीधा हमारे ऊपर आना मतलब कि सन इज ओवरहेड, यानी कि बिल्कुल हमारे ऊपर है। देयरफॉर एनीवेयर इन टॉरेट जोन सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर। इसके कारण जो हीट रिसीव होती है टॉरेट जोन में वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन रेज इस जोन में सीधी सीधी आती हैं, सो उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है एंड देयरफॉर हीट भी ज़्यादा रिसीव होती है, इसलिए टॉरेट जोन सबसे गर्म होता है। अब हम अगर नॉर्थ या साउथ टेम्परेट जोन देखते हैं तो इन रीजन्स में सन की रेज एक स्लांटेड वे में, यानी कि एक एंगल के साथ अर्थ के सरफेस पर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन की रेज तो सीधी सीधी आ रही हैं, लेकिन अर्थ क्योंकि एक स्फीयर है इसलिए अर्थ की जो राउंडनेस है उसकी वजह से ये सन रेज इस एरिया में सीधी आने के बजाय एक एंगल क्रिएट करती हैं। क्योंकि एक एंगल पर सनरेज आ रही हैं तो जो इनकी इंटेंसिटी है सनरेज की वो डिक्रीज होगी, वो कम होगी, इसलिए हीट रिसीव्ड बाय दीज रीजन्स वो भी काफ़ी कम होगी। इसलिए नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट जोन्स थोड़े कम गर्म होते हैं व्हेन कंपेयर टू टॉरेट जोन्स, और पोलर रीजन्स में तो और भी ज़्यादा स्लांटेड वे में सनरेज रीच करती हैं। सो हीट जो सनरेज लेकर आती हैं पोलर रीजन्स में वो और भी कम होती है।
and this is perhaps one of the reasons why polar regions are considered to be the coldest. सो अर्थ की राउंडनेस की वजह से इक्वेटर से जितना आप दूर जाते जाओगे सनरेज उतनी ही ज़्यादा स्लांटेड वे में रीच करेंगी और सनरेज की इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी और ये रीजन्स उतने ही हमें ठंडे मिलेंगे. सो देर आर 5 हीट जोन्स जहाँ डिफरेंट अमाउंट में हीट रिसीव होने की वजह से डिफरेंट टेम्परेचर्स हमें मिलते हैं. सो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू दीज 5 हीट जोन्स. ठीक है, ये तो हो गए लाटिट्यूड्स. अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की. लॉन्गिट्यूड्स जैसा मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कल्स होते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर, और लॉन्गिट्यूड्स को लैटिट्यूड्स के साथ मिलाकर अर्थ के किसी भी पॉइंट की प्रिसाइज लोकेशन निकाली जा सकती है. लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोला जाता है. अब लैटिट्यूड्स तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और इसलिए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड्स सेम रहता है, और लैटिट्यूड्स कभी कन्वर्ज नहीं करते, यानी कि एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं. लेकिन लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते क्योंकि ये सभी एक पोल से शुरू हो रहे हैं, फिर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है. इक्वेटर तक पहुँचते पहुँचते इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है और फिर ये दूसरे पोल पर कन्वर्ज करना शुरू कर देते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और दूसरे पोल पर इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है. दूसरे पोल पर ये दोबारा से कन्वर्ज कर जाते हैं. सो लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, ये पोल्स पर कन्वर्ज करते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस वेरी करता है. पोल्स के पास इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाने लगे तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा. सेकेंडली, लैटिट्यूड्स जैसे मैंने आपको बताया कि सारे साइजेस में सारे लैटिट्यूड साइजेस में इक्वल नहीं होते, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. साइज में सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर है, ये सबसे बड़ा सर्कल बनाता है, और सबसे छोटा लैटिट्यूड पोल्स पर है 90 डिग्री लैटिट्यूड जो कि पॉइंट की तरह है. लेकिन सभी लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो इक्वल इन साइज होते हैं क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल्स होते हैं जो कि एक पोल से दूसरे पोल तक जा रहे हैं. सो ऑल लॉन्गिट्यूड आर सेम इन लेंथ. अब लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाए? लॉन्गिट्यूड्स के केस में हमने इक्वेटर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया था. लैटिट्यूड्स के केस में हमने इक्वेटर को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया था और वहाँ से सभी लैटिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे थ्रू एंगुलर डिस्टेंस. लॉन्गिट्यूड्स के केस में भी हमें एक लॉन्गिट्यूड चाहिए जिसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना सकें, और उसके थ्रू फिर हम बाकी लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाला लॉन्गिट्यूड वो लॉन्गिट्यूड है जो कि पास करता है यूके में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से. ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है ग्रीनविच में. इस लॉन्गिट्यूड को नाम दिया गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इस लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है. सो दिस लॉन्गिट्यूड विच कनेक्ट्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल passes through Greenwich in UK, where British Royal Observatory is located, and the coordinates for this longitude is 0 degrees. अब यहाँ से हमें बाकी लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसके लिए अगेन हम एंगल्स का यूज़ करेंगे. अगर हम अर्थ के ऊपर से सपोज नॉर्थ पोल से देखते हैं तो ये सेंटर में नॉर्थ पोल है, और ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर प्राइम मेरिडियन. क्योंकि हम अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं तो ये लॉन्गिट्यूड हमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन वैसे ये एक सेमी सर्कल है जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को कनेक्ट करता है. अब हमें एक और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि वो लॉन्गिट्यूड कितना एंगल बना रहा है इस प्राइम मेरिडियन वाले लॉन्गिट्यूड से. अगर सपोज 40 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये हो गया 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये हो गया 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड. और प्राइम मेरिडियन के जो बिल्कुल ऑपोजिट लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. 180 डिग्री के बाद जो आगे के लॉन्गिट्यूड्स होंगे, जैसे सपोज ये वाला लॉन्गिट्यूड है, ये 270 डिग्री लॉन्गिट्यूड नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये होगा 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ऐसे ही ये होगा 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड. लेकिन अब एक इशू ये आता है कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो ये भी है और ये भी, तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? इसके लिए हमने अर्थ को प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हेल्प से
दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया है। प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में 180 डिग्रीज तक जितना भी अर्थ का पोर्शन है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है। और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में टिल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जितना भी पोर्शन है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इक्वेटर के थ्रू अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, और प्राइम मेरिडियन के थ्रू अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। अब अगर 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है तो उसको बोलेंगे 90 डिग्री वेस्ट, और अगर ये लॉन्गिट्यूड 90 डिग्रीज का है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है तो उसको बोलेंगे 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूड्स के नेमिंग करेंगे। एक बार नोटिस करने वाली ये है कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड सेम है, यानी कि एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और बाकी सबके आगे ईस्ट या वेस्ट मेंशन है डिपेंडिंग ऑन वेदर वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब हमें किसी भी सिटी सपोज पेरिस की प्रिसाइज लोकेशन चाहिए, तो हमें इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स चाहिए जो कि हैं 48.8 डिग्रीज नॉर्थ और 2.3 डिग्रीज ईस्ट, यानी कि पेरिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है एट अ लैटिट्यूड ऑफ 48.8 डिग्रीज, और साथ में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है एट अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 2.3 डिग्रीज ईस्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स का यूज जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिसाइज लोकेशन निकालने में होता है, जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को साथ में लेकर निकाली जाती है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ होता है टाइम निकालने के लिए, और पर अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइम होते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में इस समय शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में टाइम होगा दोपहर के 12, और ऐसे ही यूएसए में अलग टाइम होगा, जापान में अलग। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिन के टाइमिंग्स डिसाइड होते हैं सन के अकॉर्डिंग। देखो, अर्थ एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉल है शेप में जो सन के अराउंड घूमती है। अब अर्थ एक प्लेन ऑब्जेक्ट होने की बजाय एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए अर्थ का वो हिस्सा जो सन के सामने है वो ही सनलाइट रिसीव करता है, और बाकी हिस्सा सनलाइट रिसीव नहीं करता। अब अर्थ का कौन सा हिस्सा सनलाइट रिसीव करता है और कौन सा नहीं, ये चेंज होता रहता है। और ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। ये अर्थ है सन के सामने। अब जो अर्थ का हिस्सा सन को फेस करेगा वो सनलाइट रिसीव करेगा, और इस हिस्से में होगा दिन, और जो दूसरा हिस्सा है जो सनलाइट रिसीव नहीं करेगा वहाँ होगी रात। अब क्योंकि अर्थ रोटेशन कंप्लीट कर रही है 24 घंटे में, इसलिए कोई भी लोकेशन अर्थ पर उसका एक पूरा दिन जो होगा वो 24 घंटे का होगा। ठीक है, अब अर्थ की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर हम अर्थ की वो साइड कंसिडर करें जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही, यानी कि नाइट चल रही है, तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं इनमें से सबसे पहले सनलाइट कहाँ पहुँचेगी? जो सबसे ईस्ट में है वहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। सो अभी वेस्ट में जो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, और जो ईस्ट में है जहाँ पर अभी रात है वो सनलाइट रिसीव करेंगे। और इसी सेम लॉजिक की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, क्योंकि अगर कोई कंट्री वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और पूरी डार्कनेस से होता हुआ वो सन की पहली रेज रिसीव करता है, तो सन उसके ईस्ट में होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई वी से दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। एक्चुअली सन नेवर राइज फ्रॉम द ईस्ट, बट अर्थ पर कोई भी लोकेशन वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल कर रही है, एंड ड्यू टू अर्थ रोटेशन और ईस्ट ट्रैवल करते करते जो वो लोकेशन है उसको सनलाइट मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ड्यू टू अर्थ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहीं पर दिन रहता है और कहीं पर रात, एंड ड्यू टू अर्थ रोटेशन एक ही जगह पर कभी दिन रहता है और कभी रात। इसकी वजह से अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइम हो सकता है। लेकिन हम अर्थ के किसी भी लोकेशन पर टाइम कैसे फाइंड करें? हम अर्थ पर किसी भी जगह को प्रिसाइजली लोकेट तो कर सकते हैं यूजिंग लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, लेकिन टाइम फाइंड करने के लिए भी हमें लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले तो आप ये समझो कि किसी भी लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी लोकेशंस होंगी उन सबका टाइम सेम होगा,
क्योंकि अगर सनरेज एक लॉन्गिट्यूड पर पहुंचती है दैट मीन्स वो लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी लोकेशंस हैं उन सब पर सनलाइट एक ही टाइम पर पहुंचेगी, राइट। ऐसे ही अगर कोई लॉन्गिट्यूड है जहां सनरेज नहीं पहुंचती तो उस लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी लोकेशंस हैं उन पर नाइट टाइम चल रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो सिटी जो एक ही लॉन्गिट्यूड पर है और उनमें से एक पर दिन चल रहा है और दूसरे पर रात चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सनलाइट आएगी तो पूरे लॉन्गिट्यूड पर एक साथ में आएगी। सो किसी भी लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी लोकेशंस है उन सबका टाइम सेम होगा। इंडिया में कोई सिटी है एक्स, इस एक्स सिटी से एक लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, यही लॉन्गिट्यूड सपोज पास होता है चाइना की सिटी वाई से और रशिया की सिटी जेड से भी, तो ये एक्स वाई जेड तीनों सिटीज़ में सेम टाइम होगा। अगर एक्स सिटीज़ में 12 बज रहे हैं तो वाई और जेड में भी 12 बजने चाहिए। सो एक लॉन्गिट्यूड एक पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करता है और उस लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी लोकेशंस होंगी उन सबका सेम टाइम होगा। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे और अर्थ इन 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पर, एक पूरी रोटेशन करती है। इस एक पूरा चक्कर या पूरी रोटेशन ये कितना एंगल क्रिएट होता है, ये कितना एंगल ट्रैवल करती है अर्थ, दैट इज 360 डिग्रीज। यानी कि अर्थ 360 डिग्रीज मूव करती है 24 आवर्स में। ये 360 डिग्रीज हो गया एंगुलर डिस्टेंस जो अर्थ कवर करती है इन 24 आवर्स। अगर अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्रीज कवर कर रही है तो 1 आवर में कितना करेगी, 15 डिग्रीज, क्योंकि एक 360 डिग्रीज को अगर हम डिवाइड कर दें 24 से, सो दैट विल बी 15। सो 1 आवर में अर्थ कवर करेगी 15 डिग्रीज, ठीक है। अब क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 मिनट्स में अगर अर्थ 15 डिग्रीज कवर कर रही है दैट मीन्स अर्थ का 1 डिग्री कवर करने में लग रहा है 4 मिनट, ठीक है। अब क्योंकि हर 15 डिग्रीज का डिफरेंस 1 घंटा है तो कोई भी दो लॉन्गिट्यूड जो 15 डिग्रीज के डिफरेंस पर लोकेटेड है उनके टाइम का डिफरेंस 1 घंटा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं दो लॉन्गिट्यूड्स लेता हूँ 10 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री ईस्ट, इन दोनों लॉन्गिट्यूड में टाइम डिफरेंस 1 घंटे का होगा और इनमें से कौन सा 1 घंटे आगे होगा, जो लॉन्गिट्यूड ज़्यादा ईस्ट में है वो, यानी कि 25 डिग्री ईस्ट, क्योंकि जो ज़्यादा ईस्ट की लोकेशन है वो सनरेज पहले देखेंगी इसलिए। ऐसे ही अगर मैं दो लॉन्गिट्यूड लेता हूँ 15 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री वेस्ट, तो इनमें से 15 डिग्री वेस्ट पर जितनी भी लोकेशंस होंगी ये सब 1 घंटा आगे होंगी फ्रॉम ऑल द लोकेशंस जो 30 डिग्री वेस्ट पर लोकेटेड है, क्योंकि 15 डिग्री वेस्ट ईस्ट में है, ज़्यादा ईस्ट में है व्हेन कंपेयर टू 30 डिग्री वेस्ट। तो the locations on this latitude, this longitude will be 1 hour ahead of all the locations on 30 degree west longitude. अब अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड्स अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हर कंट्री ने अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट किया हुआ है। मैं आपको इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम का एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री ईस्ट और जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री ईस्ट। यानी कि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट एरियाज में 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का फ़र्क है। अब आइडियली देखा जाए तो अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो गुजरात में सुबह के 10:15 का टाइम होना चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फ़र्क होता है 4 मिनट का। लेकिन हम इस तरह से टाइम कंसिडर नहीं कर सकते कि गुवाहाटी में 12 बज रहे हैं, पटना में 11:30 बज रहे हैं, दिल्ली में 11 बज रहे हैं और अहमदाबाद में 10:30 बज रहे हैं। ऐसे अलग अलग टाइम जोन रखने से काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं देश की फंक्शनिंग में। इसलिए हम इतना बड़ा जो लॉन्गिट्यूड गैप है इसके होने के बावजूद एक ही टाइम रखते हैं फॉर आवर कंट्री। और ये टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, इसके लिए हम पहले तो एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड निकालेंगे, एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के बीचों बीच से पास हो रहा है। ये लॉन्गिट्यूड है 82.3 डिग्री ईस्ट। ये है इंडिया का सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, ये है इंडिया का प्राइम लॉन्गिट्यूड। अब इस लॉन्गिट्यूड का जो भी टाइम है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है और इस टाइम को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
ये तो होगी इंडिया की बात, लेकिन ऐसे भी काफ़ी कंट्रीज हैं जो काफ़ी वास्टली एक्सपांडेड है वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि रशिया। रशिया में ऐसा एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड निकालकर उसके टाइम जोन फाइंड करना बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्री वेस्ट टू ईस्ट काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है। इसलिए यहाँ पर अगर एक ईस्ट की सिटी से व्लादिवोस्टॉक में अगर रात चल रही है, तो शायद एक वेस्ट की सिटी जैसे कि मॉस्को में दोपहर चल रही होगी। इसलिए ऐसी कंडीशंस में एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड निकालकर पूरे कंट्री में सेम टाइम रखना एक फीजिबल प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। इसलिए ऐसे केसेस में कंट्रीज कई सारे टाइम जोन्स बनाते हैं। रशिया को वेस्ट टू ईस्ट 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट का एक स्टैंडर्ड टाइम है। सो रशिया हैज़ 11 टाइम जोन्स, और ऐसे यूएस में भी मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। अगर हमारे पास इंडिया का सेंट्रल लॉन्गिट्यूड अब हमारे पास इंडिया का सेंट्रल लॉन्गिट्यूड तो है विच इज़ 82.3 डिग्री ईस्ट। इस लॉन्गिट्यूड पर जो भी टाइम हो रहा है वो पूरे इंडिया का टाइम होगा। लेकिन इस लॉन्गिट्यूड पर टाइम कैसे निकालें कि कितना टाइम हो रहा है, इसके लिए हमें प्राइम मेरिडियन का यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है, यानी कि कितने डिग्रीज का डिफरेंस है। प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्रीज और हमारा लॉन्गिट्यूड है 82.3 डिग्रीज। सो द डिफरेंस इज 82.3 डिग्रीज। ठीक है, अब इस डिफरेंस को टाइम डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करें। मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री का डिफरेंस इज 4 मिनट्स और 15 डिग्री का डिफरेंस इज 1 आवर। सो हाउ मच डिफरेंस विल बी 82.3 डिग्रीज, इट विल बी 5.5 आवर्स। यानी कि प्राइम मेरिडियन पर जो टाइम है इस समय, उससे हमारे इंडिया के टाइम का डिफरेंस है 5.5 आवर्स। ये जो प्राइम मेरिडियन पर टाइम है इसको ग्रीनविच मीन टाइम या फिर जीएमटी भी बोला जाता है। सो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या फिर आईएसटी, ये जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड पर लोकेटेड है। इनफैक्ट हमारा लॉन्गिट्यूड भी 82.3 डिग्री ईस्ट है। सो इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो वी आर 5.5 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी। अगर जीएमटी टाइम है इस समय 12 PM, तो इंडिया में इस समय हो रहा होगा 12 PM प्लस 5.5 आवर्स, विच इज शाम के 5:30 बजे। ठीक है, सो इस तरह से प्राइम मेरिडियन को या फिर जीएमटी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानकर हम कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं। बस जहाँ का भी हमें टाइम निकालना है वहाँ का हमें लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। एक बात और आपको जाननी चाहिए कि लॉन्गिट्यूड्स को डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि अगर इंडिया का सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है 82.3 डिग्री ईस्ट, तो इसे बोला जाता है 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट। ऐसे ही 72.5 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड को बोला जाएगा 72 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स वेस्ट। और जैसे डिग्रीज मिनट्स में डिवाइड हो सकती हैं, और वैसे ही मिनट्स को डिवाइड किया जाता है सेकंड्स में। वन लास्ट थिंग टू नोट इन दिस चैप्टर इज, पूरा इंडिया इक्वेटर के ऊपर आता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और पूरा इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आता है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सो इंडिया पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और साथ ही में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सो दिस वाज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।